नमस्कार मित्रों, वेडर एकेडमी ऑफ पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। मैं नरेश दादीज। हम राजनीति के बारे में बात कर रहे थे और हमने देखा कि राजनीति का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। आज हम इससे आगे देखेंगे कि राजनीति का अध्ययन करने के लिए कौन सी अवधारणाएं हैं जो सबसे महत्वपूर्ण हैं और जिसके आधार पर हम राजनीति का अध्ययन एकेडमिकली कर सकते हैं। सबसे पहली अवधारणा जो राजनीति की है वो है राज्य। हम जानते हैं कि गार्नर ने जब राजनीति को परिभाषित किया तो उसने कहा था कि पॉलिटिक्स बिगिंस एंड एंड विद द स्टेट। तो राजनीति राज्य से आरंभ होती है और राज्य पर समाप्त होती है। तो राज्य क्या होता है, राज्य का प्रादुर्भाव कैसे हुआ है, राज्य कितने तरह के होते हैं, राज्य का उद्देश्य क्या है, राज्य की सीमाएं क्या है, राज्य की प्रकृति क्या है, राज्य का क्षेत्र क्या है। ये सब बातें राज्य से संबंधित हमें मालूम होनी चाहिए, तब हम राजनीति के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। अब ये सब बातें, जिस तरह से राजनीति की कई परिभाषाएं रही है, उसी प्रकार से ये सब जो मैंने बताया, राज्य के बारे में भी अलग अलग प्रकार के विचार रहे हैं। प्लेटो से लेकर वर्तमान तक हम देख सकते हैं कि विचारकों ने राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत अलग अलग बताए हैं, राज्य की प्रकृति अलग बताई है, अलग अलग प्रकार की, राज्य की सीमाएं अलग अलग प्रकार की, राज्य के उद्देश्य अलग अलग प्रकार के, राज्य का क्षेत्र अलग अलग प्रकार के बताए हैं। और राज्य कितनी तरह के होते हैं ये भी हम देख सकते हैं, बहुत से विद्वान अलग अलग तरह के बताते हैं। तो पहली अवधारणा जिसका अध्ययन हम लोग करेंगे विस्तार से अगले वीडियोज में, वो है राज्य क्या होता है। दूसरी, राज्य हम जानते हैं कि एक संस्था है और राज्य की 4 विशेषताएं होती है: सरकार, जनसंख्या, क्षेत्रफल और संप्रभुता। तो संप्रभुता के अलावा जो तीनों विशेषताएं हैं वो तो अन्य संस्थाओं में भी हो सकती है। संप्रभुता राज्य की अनन्य विशेषता होती है। उसका अर्थ क्या होता है कि वो अंतिम शक्ति जिसकी बात को सब लोग स्वभाव से मानते हो। तो संप्रभुता शब्द कब से कहाँ से आया, सबसे पहले इसका प्रयोग किसने किया, कैसे ये राजनीति विज्ञान का बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा बनी, कैसे ये राज्य की अनन्य शक्ति के रूप में इसे पहचाना गया, संप्रभुता कितनी तरह की होती है, संप्रभुता की सीमाएं क्या है, और आज के संदर्भ में जब वैश्वीकरण की बात की जा रही है तो संप्रभुता की स्थिति क्या है। इन सब बातों पर विचार करना भी आवश्यक है अगर हम राजनीति को समझना चाहते हैं। तो तीसरी अवधारणा जो संप्रभुता के साथ आती है कि जब राज्य है, संप्रभुता है, तो राज्य में रहने वाले लोग हैं। अब राज्य में जो रहते हैं वो सभी राज्य के नागरिक नहीं होते। हम ये अंतर करते हैं कि राज्य में रहने वाले व्यक्ति और नागरिक। जैसे भारत का संविधान आप लोग पढ़ते हैं तो उनके उसका जो संविधान का जो प्रियम्बल है उसमें कहा गया कि भारत के लोग मिलकर इस राज्य की स्थापना कर रहे हैं जिससे कि इस राज्य के नागरिकों को ये सुविधाएं मिले। यानी अंतर किया जा रहा है, जो संविधान बना रहे हैं वो तो लोग हैं, पीपुल ऑफ द कंट्री, पीपुल ऑफ इंडिया, और जिनको फायदा मिल रहा है इस राज्य को किसके लिए बना रहे हैं वो है सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो नागरिकता क्या होती है? अरस्तु ने सबसे पहले नागरिकता को परिभाषित किया था और उससे लेकर अब तक नागरिकता को अलग अलग तरह से परिभाषित किया जाता है। उसका महत्व बताया जाता है कि एक राज्य में जो लोग रह रहे हैं वो अगर नागरिक हैं तो ये उनकी विशेषता है, तो उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनके कुछ अधिकार हैं जो कि एक्सक्लूसिव उन लोगों के होते हैं जो कि नागरिक होते हैं। तो नागरिक होना और नागरिकता के क्या कर्तव्य हैं, नागरिकता को कैसे परिभाषित किया जाता है, उदारवाद में कैसे परिभाषित किया जाता है और दूसरे विचारधाराओं में कैसे परिभाषित किया जाता है, इसको हमें देखना होगा। जब नागरिकों की हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात आती है कि जब नागरिक राज्य से क्या अपेक्षा करते हैं, तो पहली बात, नागरिक अपने अधिकारों की रक्षा की बात करते हैं। जॉन लॉक ने तो जब राज्य को परिभाषित किया था तभी उसने कहा था कि राज्य का उद्देश्य, एकमात्र उद्देश्य यह है कि नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करें। जो 3 अधिकार उसने बताए थे, जो वो उसके अनुसार प्राकृतिक अधिकार हैं, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। तो राज्य का उद्देश्य है व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना। अब ये प्राकृतिक अधिकार तो 17वीं शताब्दी में बात की गई थी, उससे लेकर अब तक अधिकारों की परिकल्पना में भी परिवर्तन आया है।
आज 20वीं शताब्दी में हम मानवीय अधिकारों की बात करने लगे हैं। हम ये भी बहस चलती है कि अधिकार राज्य के द्वारा प्रदत्त किए जाते हैं या व्यक्तियों के स्वयं के होते हैं जिसको राज्य की मान्यता मिलती है। क्या अधिकार बिना राज्य की मान्यता के भी अस्तित्व में होते हैं या नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से अधिकारों के बारे में हमें बात करनी होगी कि अधिकारों को कैसे परिभाषित किया जाता है, उनका क्या महत्व है। जब हम अधिकारों की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि अधिकारों में जो सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है वो अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, लिबर्टी और फ्रीडम। अब ये दो अवधारणाएं, लिबर्टी और फ्रीडम, भी अलग अलग है और इन दोनों में भी थोड़ा बहुत अंतर माना जाता है, वो भी हम देखेंगे जब लिबर्टी की बात करेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण अधिकार क्या है मनुष्य का? वो स्वतंत्र रहना चाहता है। अब जॉन पॉल सार्त्र जो अस्तित्ववादी विचारक था, उसने तो यहाँ तक कहा था कि मैन इज कंडेम्ड टू बी फ्री, यानी मनुष्य स्वतंत्र होने के लिए बाध्य है। अगर वो स्वतंत्र न भी होना चाहे तो भी वो स्वतंत्र होना पड़ेगा, क्योंकि मनुष्य का नाम ही स्वतंत्रता है। क्योंकि मनुष्य का अर्थ है चेतना, और चेतना अपने आप को स्वतंत्रता में ही परिलक्षित करती है, मुखरित करती है। तो इसलिए स्वतंत्रता मनुष्य का सबसे पहला अधिकार है, उसकी पहचान ही स्वतंत्रता से है। लेकिन ये जो अवधारणा है ये इतनी आसान नहीं है। स्वतंत्रता के कई अर्थ हैं, स्वतंत्रता के कई स्वरूप हैं। कुछ लोग सकारात्मक स्वतंत्रता की बात करते हैं, कुछ लोग नकारात्मक स्वतंत्रता की बात करते हैं। हम जानते हैं जॉन स्टुअर्ट मिल, टी.एच. ग्रीन वगैरह विचारक हैं। कुछ लोग बात करते हैं कि स्वतंत्रता कितनी होनी चाहिए, उसकी क्या सीमाएं होनी चाहिए या सीमाएं नहीं होनी चाहिए। स्वतंत्रता की जब हम बात करते हैं उसमें और स्वच्छंदता में क्या अंतर होता है, इसे भी हमें देखना होगा। तो स्वतंत्रता की जब बात करते हैं तो क्या हम केवल राजनीतिक स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, क्या बोलने की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, या आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक स्वतंत्रता की भी बात की जानी चाहिए। तो इस प्रकार से स्वतंत्रता की अवधारणा बहुत ही जटिल है, इतनी आसान नहीं है। और आज के समय में जब उदारवाद का समय है तो स्वतंत्रता पर बहुत अधिक विचार हो रहा है और नए नए प्रकार के विचारक हैं जो स्वतंत्रता को नई नई तरह से परिभाषित कर रहे हैं। उन सब का अध्ययन भी हमें करना पड़ेगा और हम आगे आने वाले समय में इसका अध्ययन भी करेंगे। जब स्वतंत्रता की बात करते हैं तो उससे समानता भी उसके साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि स्वतंत्रता क्या लोगों को, सबको अगर समान ना हो तो स्वतंत्रता का उपभोग किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। कई विचारक ये मानते हैं कि समानता स्वतंत्रता से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और समानता भी जो आर्थिक समानता है वो, जब हम आर्थिक स्वतंत्रता की बात करते हैं तो आर्थिक समानता की बात भी करते हैं। तो कई ऐसे विचारक, विशेष रूप से जो समाजवादी विचारक हैं, उन्होंने तो समानता को बहुत अधिक महत्व दिया है। उनकी प्रायोरिटी में समानता होती है कि समाज के द्वारा व्यक्तियों को समान रूप से अधिकार दिए जाने चाहिए, समान रूप से उनसे ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए, समान रूप से उनको अपॉर्चुनिटीज़, अवसर दिए जाने चाहिए। चाहे मनुष्यों में आपस में कितने ही प्राकृतिक रूप से विभिन्नताएं हो, लेकिन वे विभिन्नताएं उनकी समानता के अधिकार को समाप्त नहीं करती। तो समानता क्या होती है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। समानता को कैसे परिभाषित किया जाता है? आर्थिक समानता और राजनीतिक समानता में क्या अंतर है? क्या समानता स्वतंत्रता के विरोधी है या उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री हो सकती है? क्या दोनों मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते? और अगर नहीं मिल सकते तो किसको प्रायोरिटी दी जानी चाहिए? ये कई प्रश्न हैं जो कि समानता पर जब हम बहस करेंगे, बात करेंगे, तो हम उसको सुलझाने की कोशिश करेंगे। जब हम व्यक्तियों के अधिकारों की बात करने लगे, समानता की बात करने लगे, नागरिकता की बात करने लगे, तो फिर प्रश्न सामने आता है न्याय का। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में कभी न कभी अनुभव करता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है। अन्याय के साथ का अर्थ है कि उसके साथ अनुचित व्यवहार हुआ है, चाहे राज्य के द्वारा हो, चाहे किसी समूह के द्वारा हो, चाहे किसी संस्था के द्वारा हो। तो वो उस अन्याय को दूर करने के लिए न्याय की अपील करता है। तो न्याय की अपील किसको करे और न्याय कैसे दिया जाता है? न्याय कितनी तरह का होता है? और न्याय करते समय राज्य अगर न्याय कर रहा है तो उसको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? और न्याय करने का प्रक्रिया जो है वो भी न्यायपूर्ण होनी चाहिए। तो न्याय एक बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा आज के समय में बन गई है, क्योंकि आज जनता या साधारण व्यक्ति भी जागरूक है अपने अधिकारों के प्रति और अपने प्रति होने वाले अन्याय के प्रति भी बहुत जागरूक है, और वो हर अन्याय का विरोध करना चाहता है या उसको समाप्त करने का प्रयास करना चाहता है किसी न किसी प्रकार से। तो फिर राजनीतिक चिंतन के स्तर पर हमें ये बात करनी होगी कि न्याय
का अर्थ क्या है, न्याय कितनी तरह के होते हैं, सामाजिक न्याय की बात की जाती है आजकल, प्राकृतिक न्याय की बात की जाती है, न्याय को प्राप्त करने के कौन से न्यायपूर्ण तरीके हैं। तो इस प्रकार से क्या न्याय समाजवाद या उदारवाद में संभव है या नहीं है। तो न्याय के बारे में प्लेटो से लेकर अब तक बहुत से विचारकों ने न्याय को अलग अलग तरह से परिभाषित किया है समाज के संदर्भ में। तो वो भी हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम न्याय की बात कर सकते हैं। न्याय के साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बात सामने आती है, वो है राजनीतिक दायित्व की, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। यानी जब नागरिक अपने अधिकारों की बात करता है, समानता की बात करता है, स्वतंत्रता की बात करता है, न्याय प्राप्त करने की बात करता है, तो राज्य भी उससे अपेक्षा करता है कि वो उसका दायित्व क्या है। यह जिसको एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है राजनीतिक चिंतन में, वाई डू पीपुल ओबे द स्टेट। और सबसे अच्छा राज्य वो माना जाता है जो अपने नागरिकों को ऐसा करे, बनाए कि वो स्वभावतः राज्य की आज्ञा का पालन करें। If the citizens are habitually obeying the state, then the state is very successful. तो व्यक्ति राज्य की आज्ञा का पालन क्यों करे, इसके बहुत से कारण दार्शनिकों ने बताए हैं कि राज्य की आज्ञा का पालन भय के कारण करता है, लाभ के कारण करता है, उपयोगिता के कारण करता है, मजबूरी में करता है, कई तरह के कारण हो सकते हैं। तो अलग अलग विचारकों ने इसके बारे में बात की है। तो जब हम पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि राज्य की इस जनता के द्वारा राज्य उस सिटीजन से क्या अपेक्षा रखता है और उसकी आज्ञा का पालन साधारण व्यक्ति स्वभावतः क्यों करता है। इसके बाद में राज्य से संबंधित 3 महत्वपूर्ण अवधारणा है जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है कि राज्य किस सत्ता से शासन करता है। क्योंकि राज्य शासन करता है तो उसकी ऑथोरिटी क्या है। तो ये प्रश्न आता है जो पॉलिटिकल साइंस का बहुत अच्छा एक अवधारणा है, ऑथोरिटी, सत्ता। तो ऑथोरिटी को कैसे परिभाषित करेंगे, सत्ता को कैसे परिभाषित करेंगे, सत्ता क्या होती है। तो सत्ता क्या होती है, फिर सत्ता शक्ति से अलग कैसे होती है, दूसरी अवधारणा पावर, और फिर पावर जो है वो सत्ता में कन्वर्ट कब होती है, जब उसको लेजिटिमेसी मिलती है, यानी उसको वैधता मिलती है। तो ये तीनों अवधारणाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई है कि शक्ति वो होती है जो जिसे कह सकते हैं रॉ होती है, और जब शक्ति को वैधता मिलती है तो वो सत्ता बन जाती है। तो किस तरह से शक्ति को वैधता मिलती है, किन तरीकों से मिलती है, वैधता कितनी तरह की होती है, और वैधता मिलने पर सत्ता कितनी तरह की होती है, सत्ता का सीमा क्या होती है, सत्ता का उपयोग कैसा होता है, सत्ता सफल कैसे होती है। और शक्ति की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि शक्ति को भी परिभाषित कैसे करेंगे। शक्ति बड़ी जैसे कह सकते हैं कि एक ऐसी अवधारणा है जो व्यक्तिगत नहीं होकर सामाजिक अवधारणा है मुख्य रूप से। यानी एक अर्थ में इसको परिभाषित किया जाता है कि शक्ति व्यक्तियों के या संस्थाओं के मध्य के संबंधों को परिभाषित करती है। ए बी से अधिक शक्तिशाली है या नहीं, और बी सी से अधिक शक्तिशाली है या नहीं है। ए एब्सोल्यूट सेंस में शक्तिशाली नहीं हो सकता, कोई भी संस्था या व्यक्ति एब्सोल्यूट सेंस में शक्तिशाली नहीं हो सकता कि वो शक्तिशाली है। हम जब कोई किसी के शक्तिशाली होने की बात करते हैं तो हम कहते हैं किसके संदर्भ में उसको हम शक्तिशाली मान रहे हैं। ए बी के संदर्भ में शक्तिशाली हो सकता है, सी के संदर्भ में शायद ना हो। तो ये तीनों अवधारणाएं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इसका अध्ययन भी हमें करना पड़ेगा अगर हम राजनीति को समझना चाहते हैं। तो अब जब हम व्यक्ति और राज्य की बात करते हैं तो राज्य एक अमूर्त अवधारणा है, और जो उसका जो मूर्त अवधारणा है जिसके माध्यम से राज्य अपना शासन चलाता है, उसे कहा जाता है सरकार या गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट क्या होती है, कितनी तरह की होती है, किस तरह से उसके पास शक्ति आती है, उसके कौन कौन से अंग होते हैं, और वो किसके माध्यम से कार्य करती है। तो इसमें हम नौकरशाही की भी बात करेंगे, इसमें हम कार्यपालिका की भी बात करेंगे, कार्यपालिका कैसे होती है, और राज्य के जो अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, इनके आपसी संबंध क्या होते हैं, और सरकार और राज्य में क्या अंतर होता है। कब हम माने हर सरकार ये क्लेम करती है कि वो राज्य का रिप्रेजेंटेशन कर रही है, उसका प्रतिनिधित्व कर रही है, इसलिए उसकी बात को मानना राज्य को मानना है। और कई तानाशाही सरकारें जो होती है वो इसी बात को ध्यान में रखकर ये कहती है कि अगर हमारा विरोध कर रहे हो तो तुम राज्य का विरोध कर रहे हो। जबकि हमें ध्यान रखना चाहिए कि राज्य में और सरकार में अंतर होता है। तो वो अंतर क्या होता है और सरकार को कैसे परिभाषित किया जाता है, इसका भी अध्ययन हमें करना पड़ेगा या करना चाहिए।
अब ये सरकार कैसे चलती है, राज्य किस तरह से चलता है, कौन से कानूनों के तहत चलता है, तो एक कॉन्सेप्ट है संविधान। तो संविधान हर राज्य बनाता है, यानी कोड ऑफ, जिसे कह सकते हैं रूल्स, कि किस तरह से चलेगा। किसी व्यक्ति के इच्छा पर राज्य नहीं चल सकता। किसी ज़माने में चलता था, लेकिन अब पिछले 200-300 वर्षों से हम देख सकते हैं कि हर राज्य एक संविधान का निर्माण करता है और उस संविधान के द्वारा ही शक्तियाँ प्रदत्त की जाती है, राजा को भी, प्रधानमंत्री को भी, संसद को भी, और कार्यपालिका को भी, न्यायपालिका को भी, और उसके आधार पर वो अपने शासन चलाते हैं, वो अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो संविधान कितनी तरह के होते हैं, संविधान कैसे बनता है, संविधान को लेजिटिमेसी कैसे मिलती है, उसकी वैधता क्या है, और संविधान पर आधारित अगर राज्य चल रहा हो तो उसे हम कहते हैं संविधानवाद। तो संविधानवाद क्या होता है, ऐसे कौन से राज्य हैं जो संविधान बना तो लेते हैं लेकिन उसके अनुसार काम नहीं करते, या संविधान में ऐसे प्रोविजंस रखते हैं कि जब इच्छा हो तब सत्ताधारी दल या सत्ताधारी व्यक्ति उस संविधान का उल्लंघन कर ले और सारी शक्ति अपने हाथ में ले ले। जैसे वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन जो जर्मनी का था, जिसमें एक प्रोविज़न था, उसके आधार पर हिटलर ने सारी शक्तियाँ अपने पास ले ली थी। और जिसे कार्ल श्मिट, एक पॉलिटिकल फिलोसोफर है, जिसे वो स्टेट ऑफ एक्सेप्शन का नाम देता है। इसको हम विस्तार से फिर बाद में देखेंगे कि किस प्रकार से संविधान की जब हम कल्पना करते हैं तो संविधान को बनाया कैसे जाता है, होता क्या है, रिटन भी हो सकता है, अनरिटन भी हो सकता है, उसके बाद शक्तियाँ कहाँ से आती है, संविधान में परिवर्तन कैसे किया जाता है। इसके बाद ये आता है कि जब राज्य बन गया, राज्य है और संविधान के अनुसार काम कर रहा है, तो उसका उद्देश्य क्या है, उसके उद्देश्य को लेकर आइडियोलॉजी बनती है या विचारधारा। तो विचारधारा बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है राजनीति की। तो हमें देखना होगा कि विचारधारा क्या होती है। विचारधारा का अर्थ सामान्यतः ये माना जाता है कि वो एक ऐसा विचारों का समूह है जिसमें एक आदर्श राज्य की या समाज की कल्पना की जाती है और उस आदर्श राज्य समाज को प्राप्त करने का तरीका भी बताया जाता है और उसके आधार पर फिर राज्य को प्राप्त करने का कार्य भी किया जाता है। जिन लोगों के द्वारा किया जाता है उन्हें आइडियल लोग कहते हैं, कि जो वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध हैं किसी विचारधारा के प्रति, तो वो ये कार्य भी करेंगे कि कैसे समाज को परिवर्तित करके और अपनी विचारधारा के आधार पर एक आदर्श राज्य को बनाएं। तो विचारधारा बहुत तरह की होती है। ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हुआ उसके बाद में ये शब्द ज़्यादा लोकप्रिय हुआ, सामने आया, क्योंकि माना गया कि जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी वो कुछ विचारों के आधार पर हुई थी कि राजा का शासन ना होकर हमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व चाहिए। रूसों के विचारों के आधार पर हुई थी, ऐसा मानते हैं। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद में 1789 के बाद में जो इतिहास हम लिखते हैं उसमें जो अधिकतर राजनीतिक पहल होती है, राजनीतिक युद्ध होते हैं, वो वैचारिक माने गए विचारधारा के आधार पर। और सबसे पहले उदारवाद सामने आया, फिर समाजवाद और उसके बहुत से स्वरूप सामने आए, फिर फासीवाद सामने आया, राष्ट्रवाद सामने आया, कई प्रकार के विचारधारा सामने आई। और आज हम कह सकते हैं कि उदारवाद सबसे डोमिनेंट राजनीतिक विचारधारा आज के संदर्भ में है। लेकिन एक और विचारधारा है जो जो डेमोक्रेसी जिसको हम कहते हैं, यानी उदारवाद तो है ही, लेकिन वास्तव में जो राजनीतिक व्यवस्थाएं बनी हुई है वो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। 200 के लगभग राज्य हैं टोटल, उसमें से माना जाता है कि लगभग 150 से अधिक राज्य ऐसे हैं जिनमें किसी न किसी प्रकार से डेमोक्रेसी या प्रजातंत्र मौजूद है। प्रजातंत्र का क्या अर्थ होता है? प्रजातंत्र का बहुत सिंपल अर्थ यह है कि शासित स्वयं यह तय करेगा कि उसका शासक कौन हो, ये प्रजातंत्र होता है। और ऐसा अगर है तो उसके कई मायने होते हैं। इसका एक अर्थ ये भी है कि सभी लोग में ये क्षमता है सोचने की कि वो ये तय कर सके कि उन पर शासन कौन करेगा। तो हर व्यक्ति, तो ये इक्वलिटी का सिद्धांत है, समानता का सिद्धांत है, हर व्यक्ति को समान अधिकार देने का सिद्धांत है, हर व्यक्ति को राजनीतिक प्रक्रिया में हिस्सेदार बनाने का सिद्धांत है। और ये कैसे करेगा, इसके बहुत से स्वरूप हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम है, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जिसे हम कहते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, प्रतिनिधित्व कैसे होगा, उसके बहुत से सिद्धांत सामने आते हैं, उसका भी हमको अध्ययन करना पड़ेगा। तो कैसे व्यक्तियों का, क्योंकि जब इतने बड़े बड़े राज्य हैं तो एक साथ तो सब बैठ के बात कर नहीं सकते, जैसा कि ये ग्रीक सिटी स्टेट्स में होता था या भारत में किसी ज़माने में होता था, लिच्छवी राज्य वगैरह, तो जहाँ पर प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की बात की जाती थी। तो प्रजातंत्र के कई स्वरूप हैं और प्रजातंत्र के उन स्वरूपों को कैसे नियमित किया जाता है उसके बारे में हमें बात करनी पड़ेगी। तो प्रजातंत्र
बहुत महत्वपूर्ण राजनीतिक विचारधारा आज के संदर्भ में है, जिस पर सभी राजनीतिक दल सहमत हैं और अधिकतर राज्य इसको मानते हैं कि वो प्रजातांत्रिक हैं। चाहे वो वास्तव में प्रजातांत्रिक ना हो, तब भी ये इतना पॉपुलर सेंटिमेंट है कि कोई भी राज्य ये नहीं कहता कि मैं प्रजातांत्रिक नहीं हूँ, चाहे वो हो नहीं। तो इसी के साथ साथ एक दूसरा प्रवृत्ति जो सोवियत यूनियन के समाप्ति के बाद में ज़्यादा आया है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में भी जो तृतीय विश्व था, जो नए राज्य कॉलोनियलिज्म से और उससे परेशान थे, इंपीरियलिज्म से, जिससे छुटकारा मिलके वो स्वतंत्र बने थे, तो वहाँ पर राष्ट्रवाद की भावनाएं बहुत आई थी। लेकिन वो राष्ट्रवाद एक अलग तरह का था, वो आरंभिक राष्ट्रवाद था। जब सोवियत यूनियन का पतन होता है 1990 में, तो उसके पश्चात एक नए प्रकार का राष्ट्रवाद भी सामने आया, जो ज़्यादा कठोर है, ज़्यादा तीव्र है और ज़्यादा संकुचित भी है। यानी अब जो राष्ट्रवाद आ रहा है, जिसे कहा जाता है एथनिक नेशनलिज्म। तो राष्ट्रवाद एथनिक नेशनलिज्म है एंड इट इज़ बेस्ड ऑन आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। कि यह जो राजनीति हो रही है, अपनी अपनी अस्मिता की राजनीति के आधार पर राष्ट्रवाद उभर कर सामने आ रहा है। और अभी भी कई देशों में झगड़े चल रहे हैं और नए राष्ट्र बनाने की बात की जा रही है कि राष्ट्रों को कैसे, हम राष्ट्र को बनाएं और कैसे आगे बढ़ाएं। तो इनमें और प्रजातंत्र में भी कई बार टकराहट होती है, उदारवाद और राष्ट्रवाद में भी टकराहट होती है। तो राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, इसके बारे में भी कितने प्रकार होते हैं, कैसे सस्टेन किया जाता है, कैसे उपराष्ट्रवाद राष्ट्रवाद में परिणित होता है, इन सब बातों पर हमको विचार करना होगा। अंत में ऐसी अवधारणा है, दो तीन अवधारणाएं जिन पर हमें विचार करना चाहिए, जो मूल धारा में तो नहीं है, लेकिन वो राजनीति को आज के संदर्भ में समझने में बहुत ज़रूरी है। एक तो इसे कहा जाता है सिविल सोसाइटी, नागरिक समाज। नागरिक समाज मूल रूप से हीगल ने इसको सबसे पहले प्रमुख रूप से सामने रखा था, और वो मानता है कि एक व्यक्ति और राज्य के मध्य में एक स्पेस होता है जिसे सिविल सोसाइटी का नाम दिया जाता है। और इसमें धर्म के संस्था, इसको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कल्चरल इंस्टीट्यूशंस वगैरह वगैरह होते हैं। तो ये वो संस्थाएं होती है जहाँ ये स्पेस होता है जो राज्य की आज्ञाओं को व्यक्ति तक पहुंचाता है, जिससे कि व्यक्ति हैबिचुअली राज्य की आज्ञा का पालन कर सके। जो जैसे मैंने बताया कि राज्य के आज्ञा का पालन अगर स्वभावतः किया जाए तो वो राज्य सक्सेसफुल होता है। तो ये जो सिविल सोसाइटी है, उसका काम है राज्य और व्यक्ति के मध्य में संबंध को स्थापित करना, और कई बार वो संबंधों में जो संघर्ष है उसको भी स्थान देता है कि राज्य की आज्ञा कोई ऐसी हो जिसको व्यक्ति स्वीकार नहीं करना चाहते, तो सिविल सोसाइटी के माध्यम से अपनी बात राज्य तक पहुंचाते हैं। क्योंकि राज्य, जैसे हम जानते हैं कि इलेक्शन अगर है तो चुनाव तो हर 5 साल में होंगे, तो 5 साल तक वेट थोड़ी करेंगे। अगर मान लो किसी बात से लोग नाराज हैं तो अपनी बात कैसे पहुंचाएंगे राज्य तक, तो सिविल सोसाइटी के माध्यम से पहुंचाते हैं। उसके कई तरीके होते हैं, हम जानते हैं आंदोलन किए जा सकते हैं, और आजकल तो सोशल मीडिया बहुत महत्वपूर्ण हो गया, तो वो भी सिविल सोसाइटी का एक पार्ट है कि ट्विटर ट्रेंड चलाएंगे, फेसबुक पे लिख दिए, और दूसरे जो सोशल मीडिया व्हाट्सएप के समूह बनते हैं, उन सब में राज्य से आप क्या अपेक्षा करते हो, ये राज्य के किसी निर्णय से आप अगर खुश हो या नाराज हो तो उसको व्यक्त किया जाता है। और इसके आधार पर इंटरनेट के आने के बाद में तो ये बहुत सिविल सोसाइटी का महत्व बहुत बढ़ गया है। 2011 में जो अरब स्प्रिंग जिसे कहा जाता है, अरब कंट्रीज में जो आंदोलन हुए थे, उसमें सिविल सोसाइटी का बहुत महत्व माना गया था, और इंटरनेट का भी बहुत महत्व माना गया था। एक और अवधारणा है जिसे कहा जाता है सोशल कैपिटल। सोशल कैपिटल का अर्थ होता है सामाजिक पूंजी, यानी हिंदी में अर्थ है सामाजिक पूंजी। ये मुख्य रूप से 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में ये अवधारणा सामने आती है, और इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जो समाज है वो समाज किस प्रकार से आगे बढ़ता है। अब यानी अगर कोई राज्य है और राज्य अपनी नीतियों को लागू करना चाहता है, तो नीतियों को लागू करने के लिए समाज कितना उसको सपोर्ट कर रहा है, कितनी उसको सहायता कर रहा है, ये देखने की बात है। तो कई जगह पर सामाजिक ताना बाना ऐसा होता है कि वो मजबूत होता है, जिसे सामाजिक पूंजी कहते हैं, तो वहाँ पर राज्य की नीतियों का पालन ज़्यादा अच्छे प्रकार से हो सकता है। कई जगह पर समाज बिखरा हुआ होता है, सिर्फ व्यक्ति होता है, तो राज्य की नीतियाँ उन प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचाना बहुत मुश्किल होता है। तो जिस देश में सामाजिक पूंजी अधिक होगी, यानी जिसमें सोशल कोहिजन हो ज़्यादा होगा, जिसमें लोग आपस में मिलते जुलते रहेंगे, जिसमें संस्थाएं बनी हुई होगी, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहेंगे, आपस में नए नए प्रकार से समूह बनते रहेंगे, तो वो समाज ज़्यादा सफल होगा
राज्य से को कोऑर्डिनेट करने में, राज्य के साथ अपना कोऑर्डिनेशन करने में। और अंत में एक और अवधारणा है जिसे कहा जाता है जेंडर। जेंडर की अवधारणा पिछले कुछ वर्षों में उभर कर सामने आई है, ज़्यादा प्रमुख रूप से, हालांकि पहले से थी। और महिलाएं अपना, जिसे कह सकते हैं, अधिकार, समानता का अधिकार के आधार पर अब बहुत मुखरित हो चुकी है। और इसलिए अब जो पहले जो डिफरेंस किया जाता था सेक्स के आधार पर, वो उसको हटाकर अब जेंडर की बात की जाने लगी। सो जेंडर इज़ ए फ्लेक्सिबल कॉन्सेप्ट, इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन सेक्स। यानी जेंडर के जो क्वेश्चन है वो केवल सेक्स पर आधारित नहीं है, बल्कि वो आपके इट इज़ ए फ्लेक्सिबल कॉन्सेप्ट कि आप क्या कार्यकलाप कर रहे हो, उसके आधार पर जेंडर को परिभाषित किया जाता है। तो जेंडर का प्रश्न, जेंडर प्रॉब्लम्स वगैरह कई किताबें सामने आई, कई विचारक सामने आए। तो इसको भी हमें थोड़ा डिटेल में देखना होगा कि कैसे हम जेंडर का अध्ययन करके, जेंडर को समझकर हम राजनीति का अध्ययन कर सकते हैं। तो ये बहुत से कुछ अवधारणाएं थी जो कि मैं समझता हूँ कि राजनीति को समझने के लिए या राजनीति का अध्ययन करने के लिए जिनके बारे में हमको जानना बहुत आवश्यक है। जब हम इन अवधारणाओं को जान जाएंगे एक बार, उसके पश्चात हम राजनीति का अध्ययन कर पाएंगे, किसी भी राजनीति का सही प्रकार से अध्ययन कर पाएंगे। आज इतने देखते हैं। आप लोग हमारे वेडर एकेडमी ऑफ पॉलिटिक्स से जुड़ें, चाहे फेसबुक से या ट्विटर से या यूट्यूब को फॉलो करें, तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। धन्यवाद।